नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण के लिए मतदान होंगे और तमिलनाडु में सभी सीटों के लिए वहां एक ही चरण में चुनाव हो रहा है, मतदान होंगे। खास तौर पर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो एक परिसीमन विधेयक जब से संसद में खारिज हुआ है उसके बाद से अचानक के उत्साह भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया है। और उत्साह ही नहीं बढ़ गया है, बहुत ही कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रही है। पार्टी के शीर्ष नेता दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस तरीके से उत्साहित हैं कि उनको लग रहा है कि अब इस बार वो 2/3 बहुमत से वहां सरकार बना लेंगे। दावा पिछली बार भी था, यानी 2021 में, लेकिन तब नहीं बना पाए थे। अब की बार ये दावा अचानक करने लगे हैं बहुत सारे बीजेपी के दूसरे नेता भी और कई ऐसे इन्फ्लुएंसर भी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन इन चुनाव में तमाम मुद्दों के अलावा घुसपैठिए का मुद्दा तो बीजेपी की ओर से बड़ा हावी रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के अलावा एक ऐसे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रमुखता से लाने की कोशिश कर रही है या दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसका दूसरे राज्यों में वो विरोध ही नहीं करती है बल्कि अन्य पार्टियों पर उसके लिए वो उन पर आरोप लगाती है। और वो है खान पान को लेकर कभी किसी पार्टी ने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर खान पान को राजनीतिक मुद्दा बनाती है। मांसाहार को लेकर और इन चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दूसरों को घेरती रही है अन्य राज्यों में। हालांकि नॉर्थ ईस्ट हो या दक्षिण भारत के राज्य हो, वहाँ पर वो नहीं बोलती है। पर पश्चिम बंगाल में तो हद हो गई जब बीजेपी के तमाम नेता मछली लेकर अपने हाथ में घूम रहे हैं चुनाव प्रचार करते हुए। यही नहीं, दिल्ली से जाने वाले जो तमाम नेता हैं वहां चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो बाकायदा मछली खाते हुए अपने वीडियो बनवा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी, और जब इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर इस स्तर पर क्यों उतरना पड़ा? इन सब चीज़ों के लिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। और हम देख रहे हैं कि आजकल बीजेपी के तमाम नेता जो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, वो प्रचार कम कर रहे हैं लेकिन मछली खाते हुए अपने वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मछली खाते हैं। आखिर क्यों ऐसा करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए मिश्रा जी, जो मेरा असेसमेंट है ये तो एक डाइवर्जन टैक्टिक्स है। वास्तविकता में ये जो चुनाव है जी, ये है टीएमसी के बीच में और इलेक्शन कमीशन के बीच में और इलेक्शन कमीशन के साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस का। आपने देखा किस प्रकार से वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए और कल वहां पे पोलिंग है फर्स्ट फेज की जी। वहां पे टीएमसी के वर्कर्स को गिरफ्तार करने के आदेश इलेक्शन कमीशन दे रहा है। और वहां पे जब टीएमसी एडवोकेट जनरल गए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, और वहां वकीलों ने जाके ये कहा कि साहब ये बात तो सही है कि चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि वो चुनाव संपन्न कराए, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए, लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। आपने सारे अधिकारी अपने ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद गिन जिन के आप जो टीएमसी के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कल पोलिंग में उनकी जरूरत पड़ेगी, उनको आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये अरेस्ट करने का अधिकार उनको नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं बताया जा रहा है वो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। जब कोर्ट ने पूछा चुनाव आयोग के वकील से कि साहब आप अरेस्ट कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, संज्ञेय आरोप है या संज्ञेय नहीं है, तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास कुछ गुप्त सूचनाएं आती हैं, गुप्त सूचनाओं के आधार पे हम ये सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं कर सकते और हम अरेस्ट कर रहे हैं। कहीं इनकम टैक्स की रेड हो रही है, कहीं ईडी की रेड हो रही है, डीसी के यहाँ ईडी की रेड हो गई, कहीं किसी को ईडी सम्मन कर रहा है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कलकत्ता के अंदर सम्मन कर लिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो दिल्ली में हूं, दिल्ली में मैं ईडी के ऑफिस पहुंच जाऊंगी कि नहीं, आपको कलकत्ता में आना पड़ेगा। देखिए ये चुनाव जो है ये है प्रतिष्ठा का, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का, और दूसरी तरफ है बंगाल की जनता। ये भी आप देख रहे हैं, ये तो झालमुड़ी और ये मछली ये सब तो केवल ये है बाद में बताया जा सके। अगर चुनाव आयोग अपने प्रयोजन में सफल हो गया, चुनाव के बाद ये बताया जा सके कि इस वजह से हम चुनाव जीते जी। जैसे हरियाणा में हम देख रहे थे, हरियाणा के अंदर एक बहार थी, बिल्कुल बयार थी कांग्रेस की, और उनकी मीटिंग भी मैंने जाके देखी, लाखों की भीड़ होती थी। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 2000 की भीड़ नहीं होती थी।
किसानों ने आंदोलन चलाया था, गांवों के अंदर बैनर्स लगा दिए थे। लेकिन फिर जब जीत गए ये लोग, अच्छा एग्जिट पोल में भी बता रहे थे कांग्रेस जीत रही है, जब ये जीत गए तो उन्होंने कहा कि शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई की वजह से अब जीत गए, और इसी को ये हाईलाइट कर रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये वहां पे इन्होंने अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस इतनी ज्यादा इस समय बंगाल के अंदर तैनात है जितने नक्सलिज्म के सर्वोच्च काल में भी झारखंड और छत्तीसगढ़ में नहीं थी। बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर सड़कों पर घूम रही हैं सर, वहां पर टैंक जैसी, जिसको लग रहा है कि ये चुनाव नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में, बल्कि किसी एक बॉर्डर पर, किसी युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया हो सीआरपीएफ को। इस तरीके का सीन, और वो तस्वीरें जानबूझकर प्रसारित की जा रही हैं। लेकिन यही है कि आखिर जो आपने कहा, बहुत सही बात आपने कही कि ये इलेक्शन जो है, चुनाव वहां पर तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच में हो रहा है, और यही चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि ये जो 3 दिन का एक सत्र बुला लिया गया, इस सत्र में सब कुछ पता था क्या कुछ होना है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे भाषण देने में, और उसके बाद कि ये महिलाओं का अपमान कर दिया पूरे विपक्ष ने, एक एक पार्टी का कई बार नाम लेकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, और उसके बाद ही अचानक एकाएक हम देख रहे हैं कि जो विश्वास है, उत्साह है, ये जग गया। मुझे तो कई बार ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चुनाव आयोग वहां पर चुनाव लड़ रहा है, जो जिस पर आरोप लग रहे हैं, जिसने अभी तक SIR के जरिए इतनी सारी व्यवस्था कर ली है, क्या उसको सफल होते देख रहे हैं क्या? या फिर वही बात जो आपने कही कि अगर जीत जाते हैं, हार जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, जीत जाते हैं तो कहेंगे कि पहले से ही सारा कुछ तय था। पर ये चीज़ें जो है, एक जो मुद्दा है, वास्तविक मुद्दा है, चूंकि वहाँ लगातार आप तो गए भी थे और कई लोगों से लगातार हमारी भी बातचीत हो रही है, स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जो पिछली बार हावी था, वो इस बार उससे भी ज़्यादा हावी दिखाई पड़ रहा है, और उसी मुद्दे की वजह से ये मछली खाना और उसका दिखावा करना, मंगलवार को तिलक लगाकर, भगवा पहनकर यहाँ पर सीनियर लीडर्स जो हैं वो मछली खाकर अपने वीडियो बनवा रहे हैं, तो ये घबराहट उनको अभी भी है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हम बात केवल कोलकाता की नहीं कर रहे हैं, आसपास और रिमोट एरिया जो है वहाँ उन जगहों की भी बात कर रहे हैं। तो क्या ये घबराहट है या फिर केवल डाइवर्जन है तमाम मुद्दों से कि लोग इसी पर बात करें, बाकी और चीज़ें भूल जाएं? आपने समीर जी एक रेफरेंस लिया जो पार्लियामेंट के अंदर ये डिलिमिटेशन बिल आए थे जी, जिसको इन्होंने महिला आरक्षण की बात की थी। आप मुझे वेस्ट बंगाल के अंदर, ईमानदारी से वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 5 महिला नेताओं का नाम बता दीजिए, और टीएमसी के 5 नेताओं का नाम, महिला नेताओं का नाम लोगों के उंगलियों पे। देखिए आज के तारीख में वहां पे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के रिप्लेसमेंट के रूप में, और ममता बनर्जी के बिल्कुल दाहिने हाथ की तरह सयानी घोष जिस प्रकार से प्रचार कर रही हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रही हैं, और जिस प्रकार से वो संवाद कर रही हैं और जैसे गाना गा के सुनाती है, मैं तो उनकी वीडियो देखता हूं, तो एक उभरती हुई नेता। फिर आप देखिए वहां पे महिलाओं की तो बिल्कुल कतार लगी हुई है जी। भाई, महिला आरक्षण की बात आप दूसरे प्रदेश में करें या भारतीय जनता पार्टी अगर जवाब दे, इस बार भी उन्होंने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में कितनी महिला उम्मीदवार खड़े किए हैं और टीएमसी ने कितने खड़े किए हैं। राज्यसभा के अंदर बीजेपी के 15-16% का रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा के अंदर 18% का राज्यसभा में है, और इनका टीएमसी का 32 और 37% का रिप्रेजेंटेशन है। तो महिलाओं के आरक्षण के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी से ज्यादा क्या काम किया, तो वो वाला इशू तो फेल हो गया। देखिए जो असली मुद्दा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं वहां पे जो मजदूर जा रहे हैं, गुजरात से मजदूर जा रहे हैं, बंगाल से जा रहे हैं, हर जगह से मजदूर जा रहे हैं। अच्छा, कुछ मजदूर तो इन लोगों ने ट्रेनें कर करके भारतीय जनता पार्टी वालों ने भेजे हैं, जैसे हरियाणा में भेजे थे, और जिसमें चुनाव आयोग चुप रहा था। वरना कानून के अनुसार, चुनाव आयोग के नियम के अनुसार आप किसी को आने जाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हरियाणा से हजारों लोग बिहार भेजे थे और झंडी दिखा के भेजे थे और ये बताया था। लेकिन वहां पे जितने भारतीय जनता पार्टी ने लोग भेजे हैं, उससे ज्यादा मजदूर अपना पैसा खर्च करके पूरे हिंदुस्तान से बंगाल जा रहे हैं, क्योंकि इस बार मैसेज वहां ये चला गया है बंगाल के अंदर जी, अगर तुमने वोट नहीं दिया, तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें आगे कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तुम्हारा राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा। इसलिए
पूरा का पूरा हिंदुस्तान, और आप देख लीजिएगा जिस दिन पोलिंग होगी बंगाल के अंदर 93-94% से कम की पोलिंग नहीं हुई, तो वो गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास कि 10% वोट बढ़ा दे। जो परकला प्रभाकर ने बताया कि आंध्र प्रदेश के अंदर वोट पड़े, महाराष्ट्र के अंदर पड़ गए, और 3-4 दिन तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया कितना परसेंट वोट पड़ा, और बाद में परसेंटेज में है 7% का इंक्रीमेंट कर दिया। जब 95% की पोलिंग हो जाएगी तो तुम कहां से बढ़ा लोगे? अच्छा, अरेस्ट करेंगे लोगों को, पीटेंगे पाटेंगे। लेकिन देखिए, मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं, फ्रैंकली मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, हम तो केवल विश्लेषण करते हैं। हम ये जानते हैं कि वो बंगाल में जब गया तो मैं भाई ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने पत्रकार समूह थे उनके लोग वहां मौजूद थे। 3-4 घंटे मेरी उनसे बात हुई, सबसे मैंने फीडबैक लिया, उन्होंने मेरे से फीडबैक लिया। तो माहौल तो बिल्कुल टीएमसी का है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनको भी कुछ वोट मिलने की संभावना है, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा जी। लेकिन जो ये पूरा माहौल बन रहा है और जिस प्रकार से एसआईआर के अंदर इन्होंने एक रिजेंटमेंट क्रिएट हो गया है। भाई आप सोचिए, 4 भाई हैं, 2 के नाम कट गए, 2 के रह गए, जिनके रह गए वो क्या ऐसी। अच्छा, फिर एक भारतीय जनता पार्टी ने शगुफा छोड़ दिया था, जो मैंने वहां देखा, जितने लोगों से बात की, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दीदी तो 1,500 रुपए देती है, हम 3,000 रुपए देंगे। अच्छा, बंगाली चतुर तो होते हैं, मछली खाने से बुद्धि बढ़ती है, मुझे नहीं पता, अब मछली मैं खा नहीं सकता, वरना मैं भी खा लेता, मेरी भी चाट बढ़ जाती। वो ये कह रहे हैं कि भैया तुम 3,000 बंगाल में दोगे, तुमने महाराष्ट्र के अंदर क्या किया? जो पैसा दिया था बाद में वापस मांग लिया, बिहार के अंदर जो तुमने दिया उसको भी वापस मांग लिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम कहां दे रहे हो? तुम यहां कैसे 3,000 दे दोगे? अरे दीदी 1,500 रुपए तो दे रही। अच्छा, दूसरा जो मैंने पहले भी निवेदन किया था, देखिए बंगाल की एक विशेषता है, कुछ लोगों को उससे शिकायत भी होती है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। वो ये कहते हैं मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। जैसे आप दिल्ली में देखिए, एनसीआर में देखिए, ये बन गए हैं बड़े बड़े एलिवेटेड रोड्स जी। लेकिन मिश्रा जी जरा बारीकी से सोचिएगा, और मैं इस चीज का धुर विरोधी हूं। जब ये एलिवेटेड रोड बन जाती है, आपने मान लीजिए दिल्ली से मुंबई एलिवेटेड रोड बनवा दी। पहले जब हम दिल्ली से जाते थे, कहीं भी जाते थे, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली से जाते थे नैनीताल, या दिल्ली से जाते थे मसूरी, जब मसूरी जाते थे आप रास्ते में रुकते थे नहीं, खतौली के अंदर, वहां पे एक रेस्टोरेंट था, वहां बैठ के नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, तब आगे चीतल ग्रांड जिसका नाम था। जब यहां से आप नैनीताल जाते थे, रास्ते में आप गजरौला में रुकते थे कि नहीं रुकते थे? यहां से जब आगरा जाते थे, आप रास्ते के अंदर कोसी कला में रुकते थे कि नहीं रुकते थे? अब एलिवेटेड रोड आप बना देंगे, 8 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा, तो रास्ते के जितने होटल रेस्टोरेंट ढाबे वाले हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, विकास का मतलब एलिवेटेड रोड्स नहीं होता। ये मेरे हिसाब से विकास का मतलब, अवस्थापना का मतलब होता है गांव को इतना सुंदर बना दो, गांव को इतना सुंदर बना दो, वहां सीवेज लाइन डलवा दो, वहां रोड्स बनवा दो, वहां पे आप जो है स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेजेस बनवा दो, वहां पे ये फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स बनवा दो, कि लोग गांव छोड़ के शहर आने की बात छोड़ दें। तुम शहर इतने खूबसूरत बना रहे हो और गांव इतने गंदे बना रहे हो, लोग गांव से शहर जाके यहाँ पे अर्बन स्लम्स बना रहे हैं, सभी लोगों का जीवन दुभर हो रहा है। तो देखिए, बंगाल के अंदर लेकिन मैं जिस बात से चिंतित हूं, अगर इन्होंने जोड़ तोड़ से बेईमानी करके, जैसे हरियाणा में गवर्नमेंट बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, जैसे इन्होंने बिहार में बनाई, दिल्ली में बनाई, अगर बंगाल में बनाएंगे, अगर बंगाल में बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि बाकी स्टेट में भाई तेजस्वी यादव तो अपना शांत होकर बैठ गए, यहां पे हुड्डा जी अपना शांत होकर बैठ गए, वहां पे शरद पवार और नाना पटोले शांत होकर बैठ गए। दीदी शांत होकर बैठने वाली लेडी नहीं। और ये बात सही है कि वो मास लीडर है, फाइटर है। तो उसके बाद एक ऐसा स्टेट जो कि हमारे देश के एक किनारे पे बसा हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने जो पुरानी हेरिटेजेस हैं उनको कंजर्व किया है। मैं गया, मैंने देखा वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग देखी, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग। लेकिन वो कहते हैं जो पुरानी, हमारे पुराने जमाने की बिल्डिंग्स हैं, 200-250 साल पुरानी, उसको नहीं तोड़े। उसको नहीं तोड़ते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये बीजेपी वाले? अब जैसे मैं काशी का रहने वाला हूं, अब काशी के अंदर आप जो है, काशी की जो खूबसूरती थी,
जो वहां का एक साधुपन था, वहां का जो फकीरपन था, उसको खत्म करके आपने वो बड़े बड़े रोड बना दिए, होटल बना दिए, वो स्टीमर बड़े बड़े बना दिए। तो हम लोगों को जो बनारस जाके लगता था यार ये शहर तो विश्व में कहीं मिल ही नहीं सकता, आज के तारीख में बनारस भी वैसे ही हो गया जैसे बाकी शहर होते हैं विदेश के। विदेश में हर शहर एक जैसा लगता है, हिंदुस्तान का हर शहर इतना खूबसूरत है क्योंकि हर अलग की छवि है, अपनी छटा है, अपना भोजन है, अपनी कचौड़ी और पकौड़ी और वो सारा आनंद है। लेकिन होटलों का और बड़ी बड़ी रोड्स का जो दर्शन है वो हिंदुस्तान का दर्शन नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपनी अपनी विरासत को तो सुरक्षित संरक्षित रखने की एक प्रवृत्ति पूरी दुनिया में है। आप यूरोप में देख लीजिए, दुनिया के हर देशों में जिनके पास भी अपनी संस्कृति है, अपनी विरासत है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सही आपने उदाहरण दिया। इसके अलावा जितनी भी जगहें हैं, यहाँ हर जगह को तोड़कर एक मॉल कल्चर में डेवलप करने की कोशिश है। बहरहाल अगर हम लोग यहाँ पर जब पश्चिम बंगाल की ही अगर बात कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, एक जो वहाँ बातों से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो ये घबराहट बता रही है कि जिस तरीके से तमाम दूसरे चुनाव में, यहाँ तक कि जिन राज्यों के चुनाव जीते हैं बीजेपी ने, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। और अगर 2 साल पहले चलते हैं, करीब 2 साल पहले लोकसभा चुनाव 2024 के जो हुए थे, यहाँ पिछले कई चुनावों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष की जो एक विपक्ष का जो नैरेटिव है उसी के चारों ओर घूमने को विवश हो रही है। वो चाहे प्रधानमंत्री का जाकर झाल मुड़ी खाना हो, हमारे यहाँ इलाहाबाद में उसको लाई चना बोलते हैं, शुरमुरा बोलते हैं, और जगह पर अलग अलग चीज़ें बोलते होंगे, वो खाना हो, मछली लेकर वहाँ पर घूमकर प्रचार करना हो, मछली हाथ में लेकर कभी नहीं देखा होगा कि कहीं प्रचार करते हो। हम तो बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ भी चुनाव प्रचार हम लोगों ने देखा है, मछली लेकर हाथ में प्रचार कर रहे हों। इन सब चीज़ों के लिए यानी, और ऐसा क्यों हुआ है, ममता बनर्जी ने कहा भाई आएंगे तो आपका खाना पीना बंद कर देंगे, आप मांस नहीं खा पाओगे, मछली नहीं खा पाओगे। बंगाल में मछली तो अब एक जीवन है वहाँ। लगता है कि उस प्रेशर में, उस डर में कि कहीं इसी के कारण हमको न हो जाए, तो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी हम ये देख रहे हैं, जो वहाँ पर बातचीत करके लोगों से ये पता लग रहा है कि ये केंद्र सरकार की 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी, वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर वो कहीं ज़्यादा भारी पड़ रही है, ये दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि वहाँ जो लोगों की सबसे बड़ी चिंता है ये सारी चीज़ें कि आप विरासत, जो जिन चीज़ों से वहाँ की पहचान है, उनको ख़त्म करेंगे। इसके अलावा एक जो हर चीज़ का दाम दूसरे तमाम राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत महंगाई नहीं है, वहाँ महंगाई बहुत कंट्रोल में है, कंट्रोल किया गया है। वहाँ पर बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उन पर वहाँ की लोगों का भरोसा कहीं ज़्यादा है। भले 3,000 दे रहे हैं, लेकिन वहाँ तमाम लोगों का, महिलाओं का ये कहना है कि नहीं ठीक है, जो मिल रहा है पहले वो इम्पॉर्टेंट है, आएंगे कितना देंगे, और फिर उदाहरण भी देते हैं कि कहाँ कितना मिला है। और वादा तो हर जगह करके आए, हर जगह सिलेंडर देने का। तो ये जो 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की है, ये इसकी चर्चा ज़्यादा है, और वो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ रही है, ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। आपको भी ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और ये जो प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं उसके पीछे कारण भी है। देखिए समीरात्मक जी, जो आप असल में प्रिजम्पशन ले रहे हैं जी, आप प्रिजम्पशन ले रहे हैं कि इन्हीं वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है या इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका केवल कारण चुनाव आयोग की चोरी होगी जी। इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। देखिए, ये कोई डाउट नहीं है कि आज भी बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर 15-20 रुपए का खाना खा सकते हैं। मैंने पिछले आपके कार्यक्रम में उदाहरण भी दिया था कि मैं हावड़ा में स्टीमर से गया, 7 रुपए में जाने आने का खर्चा हो गया। जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, 100 रुपए का टिकट हो जाएगा। कारण यह है, यहाँ वहां के लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जानते हैं। डिमोलिशन शुरू हो जाएंगे। आपने देखा बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर 40-40 साल, 50-50 साल। अच्छा, पहले कहा था दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी वहां मकान, वो झुग्गियां ही तोड़ मारी सारी। अच्छा, मैं खुद इलीगल कंस्ट्रक्शन मेरे पड़ोसी ने कर रखा है, उसके खिलाफ केस लड़ रहा हूं। 7 साल हो गया, कोई निर्णय नहीं हो रहा है कोर्ट, माननीय कोर्ट की तरफ से। और वहां बिना नोटिस के लोगों के मकान तोड़ देते हैं, गरीबों के। अमीरों और गुंडों के मकान नहीं तोड़ पाएंगे, गरीबों के तोड़ देंगे। तो देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज बंगाल के अंदर आप जाइए, पूछिए, जो सड़क के किनारे सब्जी वाले, फल वाले बैठे रहते हैं, वो कहते हैं हमें तो दीदी ने बसा रखा है।
और जिस दिन बीजेपी आ जाएगी सबको उखाड़ के फेंक देगी। बिल्कुल। तो वहां पे अगर इलेक्शन 10% भी फेयर हुआ तो टीएमसी को 200 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अगर जैसा कर रही है चुनाव आयोग, टीएमसी के वर्कर्स को अरेस्ट कर रही है, उनके यहाँ ईडी सीबीआई की रेड हो रही है, उनके जो धन के स्रोत है उनको रोका जा रहा है। भाई आप बताइए, जब इलेक्शन टाइम में कोई भी पार्टी का कैंडिडेट हो, पैसे तो अपने घर में कैश रखता है ना, लेकिन बीजेपी वालों की आप रेड नहीं करेंगे, आप केवल टीएमसी वालों का रेड करेंगे, फिर उनके पैसे जब्त कर लेंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो खाना कैसे बनवाएंगे उनको अपने वर्कर्स को कैसे पैसा देंगे? फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज लग जाएंगी, फिर उसके बाद आप जो है पूरा अपना एसआईआर के माध्यम से आपने कर दिया, फिर किसे वोट देने देंगे, किसको नहीं देने देंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये कोई महत्व नहीं रखती है, लेकिन बंगाली में बड़े जिद्दी होते हैं। आपने देखा होगा ना कि बाकी जो हमारी क्रांति की मशाल शुरू हुई थी, जो क्रांतिकारी हमारे पैदा हुए थे, ज्यादातर क्रांतिकारी जो है बंगाल से हुए थे। भाई सुभाष चंद्र बोस जी को देख लीजिए, आप खुदीराम बोस को देख लीजिए, अब जितने वहां पे 16-16, 17-17 साल की उम्र में क्रांति हुई थी, तो वहां पे बंगाल में जो एक सांस्कृतिक केंद्र है वहां का। देखिए, मैं जिस बात से मिश्रा जी परेशान हूं वो ये नहीं कौन इलेक्शन जीतेगा कौन हारेगा। अगर बेईमानी से, और बेईमानी ये करेंगे, और बेईमानी करके अगर चुनाव जीतेंगे, उसके बाद की क्या स्थिति होगी, मैं उससे परेशान हूं। नहीं बिल्कुल, वो तो एक बहुत भयावह। हाँ। देखिए दीदी 15-20 लाख लोग लेके सड़क पे उतर जाएंगे। आपने देखा भी नेपाल के अंदर, देखा जी नेपाल के अंदर बालेन शाह बने, क्लीन स्वीप किया उन्होंने, सारी अपोजिशन पार्टी को खत्म कर दिया। अब उन्हीं के खिलाफ स्कूल के बच्चे नेपाल के सड़क पे आ गए हैं, क्योंकि उनके एक मंत्री जिनकी बड़ी बड़ाई हो रही थी कि उन्होंने जाम खुलवा दिया था, गुरंग, उनके खिलाफ भी करप्शन चार्जेस हो गए, एक मंत्री पहले ही निकाले जा चुके हैं। तो अब ये नेपाल की जनता, जो हमारे ही भाई बहन है, एक ही परिवार, रोटी बेटी का हमारा संबंध है, वो इतने ज्यादा क्रांतिकारी हो रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार को सहन नहीं कर रहे हैं जी। अब ये देखिए, यहाँ पे बंगाल में अगर जनता की सुनी गई तब तो टीएमसी को 200 सीटें मिलेंगी। अगर वहां घोर बेईमानी हुई, जिसको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ठान लिया है। अच्छा, ये भी सयानी घोष ने कह दिया है, आपने सुना होगा जी। सयानी घोष ने कहा है, मैं अमित शाह और मोदी जी से कह रही हूं कि 4 मई को कलकत्ता में रहिएगा अगर हिम्मत है तो। और आज जो अमित शाह साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मोदी जी ने 2021 में की थी, वो दीदी और दीदी कहा था, इस बार भी उन्होंने ममता जी का अपमान कर दिया है। देखिए, किसी भी अपने प्रदेश की एक आइडेंटिटी होती है जी। अमित शाह साहब और मोदी जी के लिए प्यार है गुजरात में, भाई गुजराती है तो गुजरात वालों को प्यार होगा, वही भाषा है, वही खान पान है, वही सब कुछ है। बंगालियों को अपनी ममता बनर्जी से प्यार होगा। हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं, हमें उत्तर प्रदेश के जो अपनी, जैसे अभी आपने कहा, हमारे यहाँ जो लैया चना हम लोग खाते हैं, हमारा भाषा ही बिल्कुल अलग है, हर चीज का बोलने का तरीका अलग है, बिहार में, बंगाल में अलग है। तो एक कल्चर का जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी, आप बंगाली तो बोल नहीं सकते ना, मोदी जी एक लाइन बोल लेंगे उसके बाद तो बोल नहीं सकते, बट सयानी घोष कैन कम्युनिकेट, वही महुआ मोइत्रा कैन कम्युनिकेट, ममता बनर्जी कैन कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, बंगाली आइडेंटिटी जो है उन्होंने उसको सालों से बचा के रखा है, उसको कैसे वो धूमिल होने देंगे? तो ये अगर या तो घोर बेईमानी होगी तब बीजेपी जीत सकती है, अगर घोर बेईमानी नहीं हुई तो टीएमसी को 200 सीटें मिलेंगी। और उसी दिन से, क्योंकि देखिए आसाम के अंदर भी उन्होंने एसआईआर के माध्यम से वही किया है, तमिलनाडु के अंदर भी करने की कोशिश की है, लेकिन तमिलनाडु में भी जो स्टालिन है वो भी इतने बड़े योद्धा हैं कि अगर वहां कोई ज्यादा हेरफेर इन्होंने करने की कोशिश की, मैं जिस चीज से चिंतित हूं, जिस चीज से परेशान हूं, वो देश की यूनिटी और सॉलिडेरिटी से, उस पर विघ्न नहीं आना चाहिए, बाकी इलेक्शन कोई जीत जाए। हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात है, उस पर नहीं आंच आनी चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो बची रहे। अभी हम लोग बात कर रहे थे खान पान और इन सारी चीज़ों की, तो बस कुछ सोशल मीडिया को आज मैं देख रहा था, वहाँ पर योगी जी ने कल या परसों शायद उन्होंने एक वहाँ बयान दिया था जो बड़ा वायरल हो रहा है, बड़ी उसकी चर्चा हो रही है, और उन्होंने कह दिया, हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो या जो भी हो, कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं देख रहा था, किसी ने पोस्ट किया था कि अरे ये तो गजब हो गया
यहाँ सुभाष चंद्र बोस के बजाय अब स्वामी और संत और साधु, विवेकानंद जैसे साधु भी हम लोगों का खून मांग रहे हैं, तब तो फिर बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। हल्के मूड में ही कहा था, लेकिन ये चीज़ें कि सुभाष चंद्र बोस के कोट को आप विवेकानंद पर थोप दीजिए, वहाँ ये बता रहा है कि आप बंगाल की कल्चर को लेकर कितने सेंसिटिव है, आप कितने आप गंभीर हैं, कितने हैं, और कि या जानबूझ के कह रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है। तीनों ही स्थितियों में बंगाल की जनता आपको पसंद नहीं करेगी, और यही वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी कि एक बाहरी और बंगाली एक बड़ा मुद्दा है, और उसी को किसी तरीके से कवर करने के लिए हाथ में मछली और तमाम चीज़ें लेकर चल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव क्या फ्री एंड फेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब इतनी बख्तरबंद गाड़ियां उतार दी हैं चुनाव आयोग ने, तो माना जाए कि यह फ्री ही हो रहे होंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, देखिए, अगर फ्री होते तो हरियाणा के अंदर, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने आपको बताया, एक बयार थी कांग्रेस के लिए, गांवों के अंदर बीजेपी वालों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बीजेपी जीत गई। भाई, एग्जिट पोल में गड़बड़ी कैसे हो सकती है बड़े बड़े सवालियत से? 80% 90% एग्जिट पोल वाले कह रहे थे कि 50 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, और जीत गई बीजेपी। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप 35,000 वोट काट देंगे, अच्छा 7-8 लाख वोट आपने जोड़ दिया बंगाल के अंदर, वही आपने बिहार के अंदर किया। बना बिहार के अंदर 25 सीटों पे आरजेडी रह जाए, और 6 सीटों पे कांग्रेस रह जाए, और 2 सीटों पे सीपीआई एमएल रह जाए, तो देखिए सवाल ये सब चीजें इरेलेवेंट है। असली मुद्दा यह है चुनाव आयोग को वहां के बंगाली कितनी बेईमानी करने का अवसर देते हैं। अगर चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग के साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास पूरी सुसज्जित सेना है, और इधर गरीब जनता है। अब गरीब जनता उनसे कैसे मुकाबला करेगी? अब देखें, हो सकता है महात्मा गांधी ने जैसे किया था अंग्रेजों के कुशासन से, लेकिन बाकी चीजें इररिलेवेंट है। इट इज ओनली ए मैटर कि इलेक्शन कमीशन किस हद तक बेईमानी कर पाएगा, और उसके बाद, क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद कोई किसी की सुनवाई नहीं होगी, ना माननीय कोर्ट को सुनेगा, ना इलेक्शन कमीशन को सुनेगा। भाई, इलेक्शन कमीशन एक राज्यसभा के सांसद को कह सकता है गेट लॉस्ट, और विद इन 7 मिनट्स ऑफ द मीटिंग। भाई,